डरना मना है। लासल गांव का शमशान काफी भयानक था। वैसे तो शमशान जीते जागते इंसानों के लिए भयानक ही होते हैं, लेकिन लासल गांव का शमशान ज्यादा भयानक और इंसानों के लिए खतरनाक साबित होने के पीछे एक और वजह थी। शमशान गांव के काफी नजदीक और खुले में था। शमशान के चारों तरफ कोई भी वॉल कंपाउंड नहीं था। एक और खतरनाक बात अभी अभी सामने आई थी कि लासल गांव का शमशान हर अमावस की रात धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहा था। शमशान के चारों तरफ वॉल कंपाउंड नहीं बनाया तो कुछ ही सालों में पूरा गांव शमशान बन जाएगा। पंडित जी, सरपंच भ्रष्ट है, साथ नहीं देता और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि खुद शमशान के चारों तरफ दीवारें खड़ी कर सके। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देखो, मरे हुए लोग जब शमशान में दफनाए या जलाए जाते हैं तो उनकी आत्माएं सालों साल वहीं शमशान में बैठी रहती है। उन्हें जल्दी मुक्ति नहीं मिल पाती, और अगर ऐसे में शमशान को वॉल कंपाउंड ना हो तो उन्हें वहां से गांव साफ साफ दिखता है। उनके मन में अपने घर वालों का, रिश्ते नातों का मोह जाग जाता है। इसी वजह से हर अमावस की रात शमशान गांव की तरफ बढ़ रहा है। शमशान को दीवारों से नहीं ढका तो गांव को शमशान होने में देर नहीं लगेगी। इधर शमशान की रखवाली करने के लिए महादू नाम का एक आदमी रखा गया था। शमशान में दफनाए गए मुर्दों को जानवर जमीन से निकालकर खा न जाएं, इसीलिए कुछ सालों पहले महादू को शमशान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एक शाम बिरजू अपने खेत से लौट रहा था। तभी उसने देखा कि महादू शमशान के बाहर खड़ा किसी से बात कर रहा था। बिरजू ने उसके आसपास किसी को नहीं देखा। कमाल है, ये महादू बात किससे कर रहा है? चल जा, मेरे पीछे मत आ। कहा ना मैंने, मुझे घर जाना है। चल जा पीछे। अरे मैं कल फिर आऊंगा, पागल कहीं की। चल जा। बिरजू डर गया और वहां से भाग गया। दरअसल महादू एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत से बात करता था। वो औरत कोई मामूली औरत नहीं, एक मरी हुई भूतनी थी। जब भी महादू घर लौटने के लिए निकलता, वो भूतनी महादू का पीछा करते करते शमशान से बाहर चली आती। चल जा, जा पीछे। नहीं, मुझे भी आना है तेरे साथ। चल, मुझे गांव लेकर चल। मेरी दोस्ती का गलत फायदा मत उठा। मैं तुम्हें गांव ले गया तो मुसीबत आ जाएगी। चल भाग। ऐसा कहकर महादू आगे चलने लगा तो भूतनी भी उसके पीछे पीछे गांव की तरफ बढ़ने लगी। ठीक है, आना है तो आ, लेकिन तू गांव की कमान के अंदर पैर नहीं रख सकती। ये याद रख, पंडित जी ने मंत्र रेखा खींची है, वहां भूत प्रेत अंदर नहीं आ सकते। ऐसा कहकर महादू गांव की तरफ निकल पड़ा, लेकिन फिर भी भूतनी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। महादू गांव की कमान लांघ कर अंदर आया और उसने पीछे देखा, लेकिन भूतनी गायब थी। बावली, लगता है शमशान भाग गई। ऐसा कहकर महादू अपने घर चला गया। लेकिन दूसरे दिन महादू जैसे ही शमशान पहुंचा, उसने एक छोटे बच्चे की लाश देखी। महादू डर गया, क्योंकि वो उसी भूतनी का बच्चा था जो कल उसका पीछा कर रही थी। ए, सामने आ। बोलिए, कैसे किया तुमने? अपने ही बच्चे को मार दिया। भूतनी बच्चे की आत्मा गोद में लेकर महादू के पीछे प्रकट हो गई। वो हंस रही थी और बच्चा रो रहा था। झूठ है, धोखेबाज, कोई मंत्र रेखा नहीं है वहां। मैं कल आसानी से अपने घर गई और मेरे पति के पास से मेरा बच्चा उठा ले आई। ये सुनकर महादू डर गया और भागते हुए पंडित जी के पास आया। महादू की बात सुनकर पंडित जी बोले, अरे नहीं, मैंने कोई मंत्र रेखा नहीं खींची थी। वो तो बस भूतों को डराने के लिए तुमसे कहा था, और अगर खींचता भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्माओं पर उसका कोई असर नहीं होता। आज तो अमावस की रात है, उस भूतनी ने बाकी भूतों को भी बता दिया होगा कि वो सब गांव में घुस सकते हैं। अब क्या करें पंडित जी? अब कुछ नहीं हो सकता।
अब इस गांव का शमशान होकर ही रहेगा। और वही हुआ जो पंडित जी ने कहा था। अमावस की उस रात 12 बजे के बाद काफी सारे भूत शमशान से बाहर निकलकर गांव की तरफ बढ़ने लगे। सारा गांव चैन से सो रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। पंडित और महादू छिपकर ये नजारा देखते रहे। भूत गांव में घुस गए, अपनी अपनी गली पकड़कर अपने अपने घरों की दिशा में फैल गए और थोड़ी देर बाद ही गांव में हंगामा शुरू हुआ। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। बचाओ! बचाओ! भूत अपने घर जाकर अपने सगे संबंधियों से मिल रहे थे। संबंधी भूतों को देखकर डर रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन भूत उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। चलो बेटा, मेरे साथ शमशान चलो, मेरा वहां मन नहीं लगता, हमेशा तुम्हारी याद सताती रहती है। चलो मेरे साथ शमशान चलो। पापा मुझे छोड़ो, मुझे जीना है, मुझे जीने दो। लेकिन भूत नहीं माने। वो जिनसे प्यार करते थे, जिन रिश्ते नातों का उनको मोह था, उन सबको शमशान से आए हुए भूतों ने उठा लिया और उन्हें उठाकर वो शमशान की तरफ निकल पड़े। पंडित जी, ये क्या था? मैंने पहले ही कहा था, उनका संसार से मोह नहीं छूटा है। अब वो वापस संसार में तो नहीं आ सकते, लेकिन वो अपना संसार शमशान में ले जा सकते हैं। और वो भूत बस वही करने आए थे। अब वो उन संबंधियों को मार देंगे और अपना साथी बना लेंगे। और वही हुआ। भूतों ने सभी जिंदा लोगों को शमशान में ले जाकर मार दिया और देखते ही देखते मरे हुए संबंधी भी भूत बन गए और शमशान में बिखरे हुए अपने शरीर देखकर चीख चीख कर रो पड़े। रूम नंबर 13। सुनो, मेरे कमरे का हीटर काम नहीं कर रहा है, अंदर आकर ठीक करो। ड्यूटी पर नए नए ज्वाइन हुए होटल कर्मचारी को लगा कि उसे कस्टमर को खुश करने का मौका मिल रहा है। वो झट से उस मैडम के पीछे रूम में चला गया और मैडम ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन वो था उस होटल का सबसे मनहूस कमरा, रूम नंबर 13। ये खौफनाक कहानी है लोनावला की। लोनावला की खूबसूरत वादियों में होटल अतिथि कुछ सालों पहले ही नया नया शुरू हुआ था। होटल में टोटल 20 रूम्स थे और सभी रूम्स हर सीजन में हमेशा एंगेज रहते थे। लेकिन होटल अतिथि में एक कमरा ऐसा भी था जिसमें बस एक बार एक ही कस्टमर गया और उसके बाद वो कमरा हमेशा हमेशा के लिए आउट ऑफ सर्विस हो गया। वो था रूम नंबर 13। दुनिया की किसी भी होटल में रूम नंबर 13 नहीं देखा मैंने, क्योंकि 13 नंबर रूम अशुभ माना जाता है। मैंने सोचा मैं अलग करूंगा। मैंने अपने होटल में रूम नंबर 13 को जगह दे दी और वही मेरी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। कितना गलत था मैं। देखो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब रूम नंबर 13 की वजह से होटल अतिथि का नाम खराब नहीं होना चाहिए मैनेजर। डोंट वरी सर, हमने वो कमरा सर्विस में लाना कब का छोड़ दिया है। और तो और गेस्ट भी 13 नंबर रूम तो कभी मांगते ही नहीं। चिंता की कोई बात नहीं है, हम भी भूल गए हैं। आप भी भूल जाइए सर उस रूम नंबर 13 को। दरअसल होटल अतिथि का मालिक शुभ अशुभ जैसी बातें नहीं मानता था, इसीलिए होटल बनाते समय उसने होटल की बिल्डिंग में जानबूझकर रूम नंबर 13 रखा। लेकिन होटल शुरू होने के बाद होटल में आए किसी भी नेशनल इंटरनेशनल गेस्ट ने रूम नंबर 13 को कभी पसंद नहीं किया, क्योंकि 13 नंबर का आंकड़ा पूरी दुनिया में अशुभ माना जाता है और इसी कारण रूम नंबर 13 भी हमेशा खाली ही पड़ा रहता था। लेकिन 1 साल पहले मेघा नाम की एक औरत अपने पति से झगड़ा करके लोनावला भाग आई और रहने के लिए उसने होटल अतिथि चुना। मैडम, सारे कमरे फुल है, बस रूम नंबर 13 छोड़कर। वो चलेगा आपको? हाँ, दे दो मुझे, चलेगा। ओके मैम, लोग 13 नंबर का कमरा शुभ नहीं मानते, इसलिए मैंने आपसे कंफर्म कर लिया। प्लीज वेट, हम अभी वो कमरा आपके लिए रेडी कर देते हैं। और उस दिन से मेघा रूम नंबर 13 में रहने लगी। सुबह से लेकर शाम तक वो लोनावला घूमती,
और रात में होटल आकर रूम नंबर 13 में ठहरती। वो अपने पति से झगड़कर भाग आई थी। एक दिन उसका पति आया और मेघा को मना कर ले गया, लेकिन फिर दोनों के बीच पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मेघा उसी रात फिर से होटल लौट आई और दूसरे दिन सुबह होटल स्टाफ ने रूम नंबर 13 में पंखे से लटकी हुई उसकी लाश देखी। मेघा ने रूम नंबर 13 में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। इस घटना के बाद होटल मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और रूम नंबर 13 हमेशा हमेशा के लिए बंद करा दिया गया। उस घटना के बाद होटल के सभी कर्मचारी उस कमरे के सामने जाने से भी डरते थे। नाइट शिफ्ट वालों ने तो कमरे से आती हुई मेघा की रोने की आवाज भी सुनी थी। विशाल, तुमने ठीक नहीं किया। तुमने ठीक नहीं किया विशाल। मार दूंगी, सबको मार दूंगी। एक हफ्ते पहले एक रूम सर्विस वाला रूम नंबर 14 को सर्विस देकर आ रहा था। तब उसने रूम नंबर 13 के सामने बैठा रोता हुआ मेघा का भयानक भूत देख लिया। उसी दिन वो रूम सर्विस वाला भाग गया था और आज उसकी जगह पर एक नया रूम सर्वेंट आया, मुरारी नाम का। मुरारी, रूम नंबर 14 से बटर चिकन का ऑर्डर आया है, जा देकर आ। जी दीजिए, अभी गया और अभी आया। अबे आराम से जा। और सुन, तू नया है, रूम नंबर 13 के बारे में पता है ना तुझे? पता है, सब पता है मुझे। आप बस मुझे इतना बता दो, यहाँ टिप तो मिलती होगी ना? मैं पहले उस मन्नत में काम करता था, सब साले कंजूस लोग ही आते थे वहाँ। जा भाई, मेरा दिमाग मत खा। मुरारी बटर चिकन का ऑर्डर लेकर रूम नंबर 14 में पहुंचा। कमरे में एक शादीशुदा कपल था। मुरारी को उन्होंने 500 रुपए टिप दी। मोटी टिप मिलने पर खुश हुआ मुरारी उछलता हुआ किचन की तरफ भाग ही रहा था कि तभी, सुनो, मेरी कमरे का हीटर काम नहीं कर रहा है, अंदर आकर ठीक करो। जी मैडम, अभी करता हूँ। मुरारी अंदर गया और रूम का दरवाजा बंद हो गया। वही था रूम नंबर 13। मैडम, मैडम कहाँ हो आप? कमाल है, अभी तो यही थी। विशाल, तुमने ठीक नहीं किया। मार दूंगी, सबको मार दूंगी, सबको मार दूंगी मैं। नजारा देखकर मुरारी की हालत बिगड़ गई। मेघा का भयानक भूत उसके सामने बेड पर बैठा था। वो धीरे धीरे मुरारी की तरफ बढ़ने लगा तो मुरारी के पसीने छूटने लगे। उस झगड़े की इतनी बड़ी सजा दे रहे थे विशाल तुम मुझको। मुझे पहाड़ से गिराकर धक्का देने वाले थे तुम। मैडम, मैं मुरारी। मैडम, मुझे डर लग रहा है। मैडम, तुम मुझे मारना चाहते थे ना? देखो विशाल, अब मैं मर गई हूँ, फांसी लगा ली है मैंने, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी विशाल। मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी विशाल, मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। ऐसा कहकर चीखती हुई मेघा मुरारी पर झपट पड़ी और मुरारी जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ मुझे। लेकिन मेघा ने मुरारी को नहीं छोड़ा। उसने अपने लंबे लंबे नुकीले नाखूनों से मुरारी का सीना पकड़ा और देखते ही देखते उसका सीना चीर दिया। इस प्रकार रूम नंबर 13 ने मेघा के हाथों से मुरारी को मारकर 1 साल बाद अपना दूसरा शिकार भी पा लिया था। शैतानी बच्चा। रात के सुनसान वक्त रिधिमा और संजीव टहलते टहलते घर से काफी दूर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। क्या सोच रही हो रिधिमा? सोच रही हूँ हमारा क्या होगा। रिधिमा, जो हमारे हाथ में नहीं है उसे सोचने से क्या फायदा? क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकती? हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएं?
रिद्धिमा 10 डॉक्टर बदल कर देख लिए, अब शहर में कौन सा डॉक्टर बचा है? तभी बच्चे के रोने की आवाज आती है। संजीव, तुम्हें रोते हुए बच्चे की आवाज सुनी? मुझे तो वो रोता बच्चा दिख रहा है, वो देखो सड़क किनारे। दोनों बच्चे के पास जाते हैं। बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हारा नाम क्या है बेटे? बच्चा जवाब नहीं देता, बस रोता रहता है। रोते रोते अचानक शैतान बन जाता है। नहीं! चिल्लाती हुई रिद्धिमा बिस्तर पर से उठ जाती है। तेज सांसें चलने लगती हैं। क्या हुआ रिद्धिमा, बुरा सपना देखा क्या? बहुत बुरा। संजीव, हमने किर्शित को घर लाकर गलती तो नहीं की ना? ऐसा मत सोचो रिद्धिमा, किर्शित अच्छा बच्चा है, 2 दिन में कितना घुल मिल गया है, बस गूंगा है, बोल नहीं पाता। उसके माता पिता कौन है, कहाँ है? अब किर्शित हमारा बच्चा है, जो इतने प्यारे बच्चे को रास्ते पर छोड़कर चले गए, उनके बारे में हम क्यों सोचें? सो जाओ, कल किर्शित का स्कूल में दाखिला कराना है। सुबह होती है। रिद्धिमा, किर्शित कहाँ है? तैयार हो रहा है, आता ही होगा। किर्शित हॉल की तरफ आता है। ये लो, आ गया। बेटा, एक शूज की लेस तो खुली छोड़ दिया आपने। रिद्धिमा शूज की लेस बांधने झुक जाती है। तभी किर्शित रिद्धिमा की गर्दन को दांतों से काटने लगता है। छोड़ो किर्शित, छोड़ो। किर्शित छोड़ो। संजीव किर्शित को रिद्धिमा से अलग करता है। देखो दांत के निशान तक आ गए हैं, बच्चा है या शैतान? छोड़ दो संजीव, बच्चा ही तो है। अपना बच्चा होता तो ऐसे ही शैतानी करता। तो शैतान है, बच्चा बन के रहेगा, इंसान लाड़ प्यार दिखाएगा, लेकिन हमारा मकसद इंसान की तबाही है, तबाही। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सर ये गूंगा है। इसके डॉक्यूमेंट्स? सर ये हमें एक रात रास्ते में रोता हुआ मिला, तो हमने इसे गोद ले लिया। प्रोसेस जारी है, डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, मैं एडमिशन कर देता हूँ। आप डॉक्यूमेंट्स हफ्ते भर में जमा कर दीजिएगा। हरी! प्यून आता है। बच्चे को क्लास लेकर जाओ। प्यून किर्शित को लेकर जाता है। संजीव घर आता है। रिद्धिमा, कहाँ हो तुम? किर्शित का एडमिशन हो गया। रिद्धिमा! रिद्धिमा सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरती है। रिद्धिमा को देखकर संजीव चौंक जाता है। माय गॉड, ये क्या हुआ तुम्हें? रिद्धिमा! रिद्धिमा संजीव के पास आती है और संजीव को काट लेती है। छोड़ किर्शित, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। प्यून भागता हुआ आता है। शैतान काटता है, चल तेरी कंप्लेंट करता हूँ। प्यून किर्शित को लेकर हेडमास्टर के पास जाता है। क्या हुआ हरी? सर, इस बच्चे ने सोहेल को बुरी तरह से काटा, उसकी गर्दन से खून बह रहा है सर। क्या? जाओ तुम सोहन की मलहम पट्टी करो, इससे मैं देखता हूँ। प्यून चला जाता है। किर्शित, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मिस्टर संजीव को अभी फोन करता हूँ। प्यून भागता भागता आता है। सर गजब हो गया, सोहेल सारे बच्चों को काट रहा है। व्हाट? चलो। दोनों भागते भागते आते हैं और देखते हैं कि स्कूल के सारे बच्चे एक दूसरे को काट रहे हैं। सबके दांत और नाखून निकल आए हैं, हाथ पैर पर लंबे लंबे बाल उगाए हैं। माय गॉड, ये क्या हो रहा है? स्टॉप इट, आई सेड स्टॉप इट। तभी एक दांत और नाखून बढ़ी हुई, शरीर पर लंबे बाल बढ़ी हुई टीचर रोते रोते हेडमास्टर के पास आती है। मिस मेहरा, ये सब क्या है? सर, उस सुहेल ने मुझे काटा। रोते रोते टीचर हेडमास्टर के गले पड़ती है और हेडमास्टर को काट लेती है। मिस मेहरा, ये क्या किया आपने? हरी, जल्दी आओ। पुलिस, डॉक्टर, सबको फोन करो। फौरन, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हरी भागता हुआ निकल जाता है। थोड़ी ही देर में हेडमास्टर हंसने लगता है। उसके भी दांत और नाखून बढ़ने लगते हैं
और वो मिस मेहरा को काट देता है। इस प्रकार सारे बच्चे टीचर्स एक दूसरे को काट रहे थे। इधर हरी हेडमास्टर ऑफिस आता है। वहाँ किरशित सर झुकाए खड़ा होता है। ये सब तुम्हारी वजह से हो गया। कौन हो तुम? हेलो, पुलिस स्टेशन। किरशित हरी की गर्दन को पकड़ के लंबे दांतों और नाखूनों से हरी को काट रहा है। किरशित पूरा शैतान बन चुका है। भगदड़ मची है। बच्चे, टीचर्स, हेडमास्टर सब एक दूसरे को काट रहे हैं, अजीब आवाजें निकाल रहे हैं, अजीब हरकतें कर रहे हैं। तभी स्कूल कॉरिडोर से हरी के पीठ पर बैठकर किरशित की एंट्री होती है। लंबे दांत, नाखून और बालों से हरी एकदम डरावना दिख रहा है और किसी जानवर की तरह हाथ और पैरों से जमीन पर रेंगता हुआ किरशित को बाहर ला रहा है। किरशित को जानवरों की तरह अजीब आवाज निकालकर सलामी देते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। शैतानी साम्राज्य में आपका स्वागत है। आप शैतान बन चुके हो। मैं तुम्हारा राजा, शैतानों का शैतान। तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, शहर के हर आदमी को, बच्चे, बूढ़े, औरत, सभी को काटकर शैतान बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं अब चलता हूँ। शैतानी साम्राज्य का नारा बुलंद रहे। आसमान से शैतानी माँ धरती पर उतरती है, किरशित को गोद में उठा लेती है और आसमान में उड़ जाती है। मिस्टर और मिसेस सहगल, हमारे पास कल ही एक बच्चा आया है और आप लोग उसे गोद ले सकते हैं। वंदना, उसे लेकर आओ। वंदना एक बच्चे को लेकर आती है जिसने सर नीचे झुकाया हुआ है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? बच्चा ऊपर देखता है, मुस्कुराता है और कहता है, किरशित।